गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं सब लोग। आज मैं चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करवा रही हूँ। उसके अंदर क्या चीज़ें हैं जिसकी, क्योंकि हेडिंग देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है एग्जम्पशंस फ्रॉम टैक्स। यानी कि ये एग्जम्पशन का मतलब होता है कि जो छूटा हुआ है, मतलब जिसको ऐड नहीं करना है आपने, टैक्स जिस पर नहीं लगना है, वो इनकम हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मतलब नॉन टैक्सेबल इनकम कौन कौन सी हैं, आज हम उस पर ध्यान देंगे। ठीक है। अब ये चैप्टर अपने हिसाब से तो काफ़ी लंबा चौड़ा है, पर क्योंकि इस चैप्टर से ज़्यादातर क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई 10 ऐसी आय लिखिए जिन पर टैक्स नहीं लगता है या जो नॉन टैक्सेबल है, या कोई 20 इनकम ऐसी लिखिए। और इस चैप्टर में हालांकि बहुत सारी इनकम के एग्जाम्पल दे रखे हैं। मैं आपको सिर्फ लिमिटेड करवाऊंगी फ़िलहाल, वो इसलिए क्योंकि अभी मुझे आपको एक बार बेसिक नॉलेज देनी है। उसके अलावा जो पॉइंट्स छूट जाएंगे उसका हम देखेंगे इस हिसाब से कि आगे जब चैप्टर्स बाकी के होंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आगे आने वाले चैप्टर्स में आप जब पढ़ेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इस चैप्टर में आप ऐड कर पाएंगे। फ़िलहाल यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो आगे चैप्टर में नहीं दिखेंगी, इस वजह से मैं वही पॉइंट आपको उठा के दे रही हूँ। तो मैंने कुछ पॉइंट्स ना सेलेक्ट किए हैं। फ़िलहाल आप इसको चैप्टर को तैयार करने के लिए सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स को ही कंसीडर कर लो तो बेटर है। हालांकि अगर किसी बच्चे को कोई और पॉइंट भी अच्छा लगता है वो अपनी मर्ज़ी से पढ़ सकता है, उसमें कोई मनाही नहीं है। तो एग्जम्प्टेड इनकम का मतलब क्या होता है? ऐसी इनकम जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, ऑन विच नो इनकम टैक्स इज चार्जेबल, राइट। एग्जम्प्टेड इनकम उसको बोलते हैं, ऐसी इनकम जो कर से छूटी हुई है, यानी जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब इन एग्जम्प्टेड इनकम्स को इन्होंने कई कैटेगरी में बांटा है। हम इसको 3 कैटेगरी में देखेंगे। वो इनकम जो सभी असेसेस के लिए टैक्सेबल नहीं है, यानी कि चाहे मैं हूँ या कोई कंपनी है या कोई फर्म है, असेसी तुम सारे हो गए ना, तो हम तीनों पर वो लागू होगी बात, यानी कि वो इनकम हम तीनों के लिए टैक्स फ्री होगी। दूसरा, कुछ इनकम ऐसी हैं जो सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए हैं। अभी एम्प्लॉय कौन है? जैसे मैं एम्प्लॉय हूँ, कंपनी एम्प्लॉय नहीं हो सकती, फर्म एम्प्लॉय नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो या मान लो मैं नौकरी करती ही नहीं हूँ तो मैं एम्प्लॉय नहीं कहलाऊँगी। तो वो वाली इनकम सिर्फ उसी बंदे को ही टैक्स फ्री होगी जो एम्प्लॉय है। जो एम्प्लॉय नहीं है उसके लिए वो टैक्सेबल नहीं होगी। सी पार्ट पे कह रहा है फॉर इंस्टीट्यूशन, ये सिर्फ इंस्टीट्यूशन के लिए है, इसमें इंडिविजुअल नहीं आते हैं। इंस्टीट्यूशन मतलब संस्थाएं, जैसे अब कंपनी भी आ सकती है, फर्म भी आ सकता है, लेकिन ग्रुप आ रहे हैं, इसमें एक अकेला बंदा नहीं आ सकता। ओके, तो ये 3 कैटेगरी हो गई। अभी हम पहली कैटेगरी में चल रहे हैं जिसमें ऐसी इनकम है जो सारे असेसेस के लिए टैक्स फ्री है, यानी कि इसमें वो इनकम आ जाएंगी जो बी और सी में नहीं आएंगी। ठीक है। अब इसमें मैंने कुछ सेलेक्ट किए हैं, जैसे सबसे पहले है एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम के बारे में आपने थोड़ा सा पिछले चैप्टर में देखा था ना, कि एग्रीकल्चरल इनकम यानी खेती बाड़ी से इनकम। इस इनकम से रिलेटेड हमारे पास एक पूरा चैप्टर है, तो इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं करवाऊंगी, हम उस चैप्टर में ही चलेंगे जब चलेंगे। फ़िलहाल आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि इंडिया में कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर खेती बाड़ी से कोई इनकम अर्न करती है तो उस इनकम पर भारत सरकार उससे कोई टैक्स नहीं लेती है। ठीक है। एग्रीकल्चरल इनकम यहाँ टैक्स फ्री है। बाकी की डिटेल हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, वो हम बाद में देखेंगे। सेकंड नंबर पे आ रहा है जैसे सम्स रिसीव्ड फ्रॉम HUF। HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, सम्स का मतलब अमाउंट से है। आपको अपनी फैमिली से जो अमाउंट मिलता है, अब इसका मतलब समझ लीजिए, मान लीजिए मेरी फैमिली में मैं रहती हूँ, आप भी रहते हैं, फैमिली का कोई बिज़नेस है, बिज़नेस का कोई प्रॉफिट आया, उस प्रॉफिट में मान लो मुझे 5,000 रुपये महीने में मिल जाते हैं, तो 5,000 रुपये मेरे को टैक्स फ्री हैं, यानी कि मुझे सरकार को कोई अलग से उस 5,000 रुपये टैक्स नहीं देना है। ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि परिवार की इनकम में से परिवार के सदस्यों को जो हिस्सा मिलता है वो हिस्सा सदस्यों के लिए टैक्स फ्री है, राइट। तीसरा है शेयर ऑफ इनकम ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, पार्टनर फ्रॉम द फर्म। अब फर्म की बारी आ गई। मान लीजिए मैं एक फ़र्म में पार्टनर हूँ, फ़र्म को एक साल 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, मेरे हिस्से में 30,000 रुपये आए, मेरे लिए वो 30,000 टैक्स फ्री हैं। ठीक है। वो क्या है?
वो हिस्सा है, किसका है? मेरा है। मैं कौन हूँ? पार्टनर हूँ। कहाँ से हिस्सा मिला? फर्म से मिला। किस में से मिला? फर्म के प्रॉफिट्स में से मिला। तो फर्म के प्रॉफिट्स में से फर्म के पार्टनर को जो हिस्सा मिलता है वो हिस्सा उनके लिए टैक्स फ्री होता है, यानी उनको कोई टैक्स नहीं देना होता। ठीक है। चौथे नंबर पे आ रहा है पेमेंट्स अंडर भोपाल गैस लीक डिज़ास्टर एक्ट 1985। आपको याद नहीं होगा, पता नहीं आप लोग शायद तब तक पैदा तो हो ही चुके होंगे, आप बहुत छोटे होंगे, कि भोपाल में एक बार बहुत बड़ा डिज़ास्टर आया था। गैस लीक हुई थी एक फैक्ट्री में, जिससे काफ़ी लोगों की जानें गई थी और बहुत सारे लोग हैंडीकैप्ड हो गए थे, बहुत सारे लोगों की आइज़ चली गई थी। आज तक वो लोग पीड़ित हैं, क्योंकि एक बार शरीर में वो प्रॉब्लम आ गई तो फिर वो बेचारे परमानेंटली, मतलब उनका काम ख़राब हो गया, कई लोगों की जान भी चली गई थी। तो ऐसे लोगों के लिए एक एक्ट बनाया गया था, भोपाल गैस लीक डिज़ास्टर एक्ट 1985, और इस एक्ट के तहत जिस व्यक्ति को जो पेमेंट मिली और अभी भी अगर ऐसा कुछ मिल रहा होगा तो वो टैक्स से फ्री होगा। ठीक है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर एक बार आपको मतलब अगर एक अमाउंट पर एक बार आपको टैक्स फ्री कर दिया है, मतलब बाद में अगर फिर आपको दोबारा कोई अमाउंट मिलता है ना, तो उसके बाद उस पर टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। मतलब एनी पेमेंट इन दिस कनेक्शन फॉर विच डिडक्शन हैज़ ऑलरेडी बीन अलाउड। अगर एक बार डिडक्शन आपको मिल चुकी बच्चों, फिर दोबारा से एग्जाम नहीं होगी, डिडक्शन एक ही बार मिलेगी आपको इसमें। ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है कॉम्पनसेशन ऑफ डिज़ास्टर। अब ये डिज़ास्टर कोई भी है, ऊपर वाला तो सिर्फ भोपाल के लिए था, डिज़ास्टर कोई भी है, अर्थक्वेक आ जाता है, कोई बाढ़ आ जाती है, कोई सुनामी आ जाती है, इस तरीके का कोई भी सीन आ जाता है और आपको किसी भी सरकार से, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, या फिर आपको अपनी लोकल अथॉरिटी जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, किसको मिले? एक इंडिविजुअल या उसके नॉमिनी को। यहाँ पे कोई कंपनी फॉर्म कुछ नहीं है, ये ध्यान में रखना। इसमें एक इंडिविजुअल और एक लीगल एयर के लिए है। ऊपर में देखो, ऊपर में लिखा हुआ है बाय ए पर्सन। अब पर्सन में कंपनी भी आ जाती है, फर्म भी आ जाते हैं, सारे आ जाते हैं। हालांकि मेरे हिसाब से यहाँ पे कंपनी का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जो भी फिज़िकल डैमेज हुआ है वो पर्सन को हुआ, इंडिविजुअल को भी हुआ है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, कोई नुकसान, मान लो कंपनी के एम्प्लॉइज़ को बहुत बड़े लेवल पे नुकसान हुआ है और कंपनी को कॉम्पनसेशन देना पड़ा, तो एक तरह से कंपनी के लिए भी तो वो नुकसान वाली बात हो गई ना। तो यहाँ पर नीचे आ जाइए, ये सिर्फ इंडिविजुअल के लिए है। और लीगल ईयर का मतलब होता है उसका कानूनी तौर पर जो उत्तराधिकारी है। ईयर का मतलब उत्तराधिकारी है, हेयर नहीं है, ईयर है, और कई बार एच साइलेंट भी बोलते हैं हम इसमें। ठीक है, तो बाय कॉम्पनसेशन ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिज़ास्टर लिखा हुआ है। ठीक है, शैल बी एग्जम्प्ट। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर ऐसा अमाउंट, मान लीजिए आपका 10 लाख का नुकसान हुआ और आपको 15 लाख रुपए का मिल गया है कॉम्पनसेशन, तो 5 लाख एग्जम्प्ट नहीं होंगे, सिर्फ 10 लाख एग्जम्प्ट होंगे। ये ध्यान में रखना, ये नीचे वाली लाइन में ये बता रहा है। तो इस पेज पर मैंने आपको 5 पॉइंट्स करवा दिए हैं, इन 5 पॉइंट्स को ध्यान करके याद कीजिए।